23 अक्टूबर 1942 रात 9:30 बजे। एल अलामीन, एल अलामाइन, मिस्र का पश्चिमी रेगिस्तान। चांद लगभग पूरा है, उसकी ठंडी पीली रोशनी नीचे के अंतहीन रेगिस्तान पर फैली हुई है। लेकिन यह शांति धोखा है। हवा में अजीब सा तनाव है, जैसे लाखों सांसें एक साथ रुकी हुई हों। दूर दक्षिण में कभी कभी तोप के गोले की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन यहाँ उत्तरी सेक्टर में सब खामोश है, बहुत ज़्यादा खामोश। एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी की खाई में 4th इन्फेंट्री डिवीज़न, रेड ईगल डिवीज़न का एक सिख सिपाही मान सिंह अपनी ली एनफील्ड राइफल को कसकर पकड़े हुए है। वह सिर्फ 20 साल का है, लेकिन उसकी आंखें एक बूढ़े आदमी जैसी गंभीर हैं। वह महीनों से इस रेगिस्तान में है। उसने धूल, प्यास, मक्खियों और मौत को करीब से देखा है। वह सामने नो मैन्स लैंड के पार उस अंधेरे में घूर रहा है जहां दुश्मन छिपा है। अर्विन रोमेल की अफ्रीका कोर्प्स, रेगिस्तान की लोमड़ी के अजेय पैंजर्स और उसके साथ लड़ने वाले इटालियन सैनिक। पिछले 6 महीनों से यहाँ एल अलामीन में ब्रिटिश 8वीं सेना, ब्रिटिश 8th आर्मी और रोमेल की पैंजर आर्मी आमने सामने खड़ी है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये पूरे उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, स्वेज नहर, स्वेज कनाल और शायद पूरे मध्य पूर्व के भाग्य का फैसला करने वाली रेखा है। अगर रोमेल यहाँ से गुजर गया तो कायरो गिर जाएगा और पूरा युद्ध एक्सिस के पक्ष में झुक सकता है। लेकिन रोमेल को रोकना आसान नहीं है। उसने एल अलामीन को एक किले में बदल दिया है। 8 मील गहरी रक्षा लाइनें, लाखों बारूदी सुरंगें, लैंड माइन्स, एंटी पर्सनल और एंटी टैंक, जिन्हें मित्र देशों के सैनिकों ने खौफ से शैतान के बगीचे, डेविल्स गार्डन्स का नाम दिया है। मशीन गन के घोंसले, 18 सेंटीमीटर तोपें जो टैंकों को मीलों दूर से उड़ा सकती हैं, और इन सब के पीछे रोमेल के अनुभवी युद्ध कठोर सैनिक। पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। पहली एल अलामीन की लड़ाई, अलम हल्फा की लड़ाई, सब विफल रहीं। आर्मी सेना का मनोबल गिर चुका था। ऐसा लगने लगा था कि रोमेल सचमुच अजेय है। लेकिन अब कुछ बदल गया था। आर्मी सेना का एक नया कमांडर आया था, लेफ्टिनेंट जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी। मोंटी। वह दिखावटी था, अहंकारी था, लेकिन वह जानता था कि जीत कैसे हासिल करनी है। उसने सेना का मनोबल बढ़ाया। उसने उन्हें नए हथियार दिए, सैकड़ों अमेरिकी शर्मन टैंक्स, और उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो सीधे शैतान के बगीचों के दिल पर हमला करेगी। एक ऐसी योजना जो रात के अंधेरे और पैदल सेना की बहादुरी पर निर्भर करेगी। और इस योजना की नोक पर मान सिंह और उसके साथी थे। 4थी भारतीय डिवीज़न। वे उत्तरी अफ्रीका के युद्ध के दिग्गज थे। वे कैरन के विजेता थे। वे रोमेल की सेना से पहले भी लड़ चुके थे। लेकिन यह कुछ और था। ये गुस्ताव लाइन नहीं, यह रोमेल की लाइन थी। सामने सिर्फ इटालियन नहीं, बल्कि अफ्रीका कोर के सबसे बेहतरीन जर्मन सैनिक थे। उनका काम था रात के अंधेरे में दुनिया के सबसे खतरनाक बारूदी सुरंगों के जाल से गुजरना, भारी तोपखाने और मशीन गन की आग के नीचे, और रूवेसट रिज नाम की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी पर कब्जा करना। यह रिज जर्मन इटालियन लाइन के केंद्र में थी। अगर भारतीय सैनिक इसे हासिल कर लेते तो वे रोमेल की पूरी रक्षा पंक्ति को 2 हिस्सों में तोड़ सकते थे। यह लगभग असंभव काम था। खाई में मान सिंह अपनी घड़ी देखता है। रात 9:40 बजने वाले हैं। सिग्नल बस मिलने ही वाला है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसे अपने गांव की, अपने खेतों की, अपनी माँ की याद आ रही है। लेकिन फिर वह अपने बगल में बैठे साथियों को देखता है, राजपूत, पंजाबी, गोरखा। उनके चेहरों पर भी वही तनाव है, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प। वे तैयार हैं। उन्हें बताया गया है कि यह निर्णायक लड़ाई है, यहां से पीछे हटना नहीं है। तभी हवा फट पड़ती है। 1000 से ज्यादा ब्रिटिश तोपें एक साथ आग उगलना शुरू कर देती हैं। यह ऑपरेशन लाइटफुट की शुरुआत है। यह इतिहास की सबसे भयंकर तोपखाने की बमबारी में से एक है। आसमान गरज उठता है, जमीन कांपने लगती है,
दुश्मन की लाइनों पर गोले बरसने लगते हैं। धूल, धुआं और आग का एक तूफान खड़ा कर देते हैं। खाई में मान सिंह और उसके साथी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। ये आवाज, ये सिर्फ शोर नहीं है, यह विनाश की आवाज है। और इस गगनभेदी गड़गड़ाहट के पर्दे में सीटी बजती है। हमला शुरू करने का संकेत। चलो, सूबेदार चिल्लाता है। मान सिंह एक गहरी सांस लेता है। वह अपनी राइफल उठाता है और हजारों अन्य भारतीय सैनिकों के साथ वह अपनी खाई से बाहर कूदता है और सामने फैले अंधेरे, गोलियों से भरे शैतान के बगीचे की ओर दौड़ पड़ता है। रोमेल के सैनिक और खुद रोमेल, जो उस रात जर्मनी में थे, बस स्तब्ध, शॉक्ड होने वाले थे। रात 9:40 बजे। नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड, एल अलामीन। तोपखाने की बमबारी अभी भी जारी है, लेकिन अब यह आगे बढ़ गई है। दुश्मन की पिछली पोजीशनों और तोपखानों पर कहर बरपा रही है। हमलावर पैदल सेना के ठीक आगे जमीन गोलों के फटने से कांप रही है, लेकिन थोड़ी शांत है। ये सापेक्षिक शांति और ज्यादा डरावनी है। मान सिंह और उसके साथी अब खुले रेगिस्तान में हैं, दौड़ रहे हैं, झुककर चल रहे हैं, एक छोटे गड्ढे से दूसरे तक। उनके ऊपर आसमान घोलों की चमक से नारंगी और लाल हो रहा है। धूल और धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल है। हर तरफ विस्फोटों की गूंज है, गोलियों की सीटी बज रही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अदृश्य है। वह उनके पैरों के नीचे है, शैतान के बगीचे। रोमेल ने यहाँ बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाया था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। एंटी पर्सनल एस माइंस, जिन्हें बाउंसिंग बेटी कहा जाता था, जो हवा में उछलकर फटती थीं और अपने छर्रे चारों ओर बिखेर देती थीं। भारी एंटी टैंक टेलर माइंस, जो टैंकों को उड़ा सकती थीं। और इन सब के बीच छिपी हुई थीं इटालियन बॉक्स माइंस, लाखों की संख्या में। इस जानलेवा भूल भुलैया से गुजरने का काम भारतीय सैपर्स एंड माइनर्स का था। वे पैदल सेना के ठीक आगे चल रहे थे, चांदनी और तोपखाने की चमक में। उनके हाथों में संगीनें बेयोनेट्स थीं, जिन्हें वे सावधानी से अपने सामने जमीन में ढंसा रहे थे, किसी सख्त चीज की तलाश में। उनके कानों में हेडफोन लगे थे, जो उनके मेटल डिटेक्टर्स की धीमी बीप सुन रहे थे। यह एक अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण धीमी गति का काम था। हर कदम आखिरी हो सकता था। जब उन्हें कोई सुरंग मिलती तो वे उसे चिह्नित मार्क करते, सफेद टेप से एक संकरा रास्ता बनाते हुए। पैदल सेना को इसी टेप के बीच इंच भर भी इधर उधर हुए बिना चलना था, लेकिन तोपखाने की बमबारी और अंधेरे के कारण यह आसान नहीं था। धूल और धुएं के कारण टेप देखना मुश्किल था। विस्फोटों की गड़गड़ाहट में चिल्लाना असंभव था। सैनिक भटक जाते, घबरा जाते, और फिर एक भयानक क्लिक और एक चीख, या सिर्फ एक खामोशी। मान सिंह देख रहा था कि उसके आगे और बगल में सैनिक गिर रहे हैं, बारूदी सुरंगों का शिकार बन रहे हैं। हवा में मांस जलने की गंध थी, लेकिन रुकने का समय नहीं था। उन्हें आगे बढ़ते रहना था। सूबेदार चिल्ला रहे थे, चलो चलो, टेप के बीच रहो। मशीन गन की गोलियां भी अब उनके रास्ते को निशाना बना रही थीं। जर्मन और इटालियन सैनिक, जो शुरुआती बमबारी से बच गए थे, अब अपनी खाइयों से फायर कर रहे थे। गोलियां सैपरों को निशाना बना रही थीं, जो सबसे ज्यादा असुरक्षित थे। कई सैपर मारे गए, लेकिन बाकी ने अपना काम जारी रखा। लेफ्टिनेंट भगत, एलटी भगत जैसे वीरों ने केरन में जो सीखा था, उसे यहां दोहराया जा रहा था। घंटों तक वे चलते रहे। यह नरक में चलने जैसा था। हर पल मौत का डर, हर धमाका दिल को दहला देता था, लेकिन वे चलते रहे। 4थी भारतीय डिवीजन को उनकी सहन शक्ति और रात में लड़ने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता था। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत और भयानक नुकसान के बाद वे पहली दुश्मन खाइयों तक पहुंचे। ये ज्यादातर इटालियन फोलगोर डिवीजन की पोजीशनें थीं। अब लड़ाई बदल गई। यह बारूदी सुरंगों की खामोश दहशत नहीं थी, यह हाथापाई का क्रूर शोर था। हमला। भारतीय सैनिक, जिनमें राजपूत राइफल्स और गोरखा राइफल्स के जवान शामिल थे, अपनी संगीनें लगाकर खाइयों में कूद पड़े।
चांदनी में स्टील चमक रहा था। चीखें और गालियां गूंज रही थीं। हैंड ग्रेनेड फट रहे थे। इटालियन सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे हैरान थे। तोपखाने की बमबारी ने उन्हें हिला दिया था, और अब ये भूत अंधेरे से निकलकर उन पर टूट पड़े थे। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन भारतीय सैनिकों का जोश और उनकी संख्या ज्यादा थी। उन्होंने पहली लाइन पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रुवेसत रिज, रुवाइसाट रिज अभी भी दूर थी, और रिज पर जर्मन इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सैनिक आगे बढ़े, प्रतिरोध और मजबूत होता गया। अब उनका सामना जर्मन 15वीं पैंजर डिवीजन 15th पैंजर डिवीजन के अनुभवी ग्रेनेडियर्स से था। MG-34 और MG-42 मशीन गनें और ज्यादा सटीकता से फायर कर रही थीं। पिस्टी नमतर एंटी टैंक गनें, एंटी टैंक गन्स सीधी फायरिंग कर रही थीं। और फिर वे दिखे, धूल और धुएं के बीच छिपे हुए पंजर थ्रे और पेंजर टैंक। वे अपनी खाइयों, हल डाउन पोजिशंस में ऐसे बैठे थे कि सिर्फ उनका बुर्ज टरेट दिखाई दे रहा था। उनकी 50 पैमाने मिनारम तोपें अब भारतीय पैदल सेना पर हाई एक्सप्लोसिव HE गोले दाग रही थीं। यह वह क्षण था जिसने कई मित्र देशों के हमलों को पहले विफल कर दिया था। पैदल सेना बिना टैंक समर्थन के दुश्मन के टैंकों के सामने फंस गई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास एक हथियार था जिसे वे रेगिस्तान युद्ध में इस्तेमाल करना सीख चुके थे। बॉयज एंटी टैंक राइफल। यह एक भारी पुरानी राइफल थी जो पैंजरों के सामने के कवच को भेद नहीं सकती थी, लेकिन अगर आप काफी करीब पहुंच जाएं और साइड या पिछले हिस्से पर निशाना लगाएं। सिपाही नामदेव जाधव, बाद में विक्टोरिया क्रॉस विजेता मराठा लाइट इन्फेंट्री के, ने यही किया। जब उनकी पलटन एक जर्मन स्ट्रांग पॉइंट के सामने फंस गई जिसमें मशीन गनें और टैंक शामिल थे, तो जाधव अकेले ही रेंगते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बॉयज राइफल से एक टैंक को निशाना बनाया, उसे निष्क्रिय इमोबिलाइज कर दिया। फिर ग्रेनेडों का इस्तेमाल करके उन्होंने 3 मशीन गन पोस्टों को चुप करा दिया। यह व्यक्तिगत वीरता के ऐसे ही कारनामे थे जिन्होंने हमले को जारी रखा। सैनिक एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे, घायल होने के बावजूद लड़ रहे थे। सूबेदार और जमादार अपने जवानों का नेतृत्व कर रहे थे, अक्सर सबसे आगे रहकर। भोर होने तक 4थी भारतीय डिवीजन ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने शैतान के बगीचों को पार कर लिया था। उन्होंने इटालियन लाइन को तोड़ दिया था, और वे रुवेसत रिज के किनारों पर पहुंच चुके थे। लेकिन रिज अभी पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं थी। जर्मन सैनिक अपनी मुख्य पोजीशनों पर डटे हुए थे, और वे जानते थे कि रोमेल का सबसे घातक हथियार, जवाबी हमला, काउंटर अटैक, जल्द ही आने वाला था। रात की जीत दिन के उजाले में हार में बदल सकती थी। 24 अक्टूबर 1942 सुबह का धुंधलका रुवेसत रिज। भोर की पहली किरण रेगिस्तान पर फैली, रात के नरसंहार को उजागर करती हुई। मानसिंह और 4थी भारतीय डिवीजन 4th इंडियन डिवीजन के बचे हुए सैनिक रिज के पश्चिमी ढलानों पर थे, थके हुए, खून और धूल में सने हुए, लेकिन जिंदा। उन्होंने रात भर में अविश्वसनीय दूरी तय की थी, शैतान के बगीचों, डेविल्स गार्डन्स को पार किया था और दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को तोड़ दिया था। अब वे रिज की पथरीली जमीन पर जल्दी जल्दी खाइयां, फॉक्स होल्स खोद रहे थे, अपने ब्रेन गन्स और मोर्टार तैनात कर रहे थे। नीचे घाटी में जहां से वे आए थे, लाशें और जलते हुए वाहन बिखरे पड़े थे। हवा में अभी भी बारूद और मौत की गंध थी। उन्होंने एक बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन वे अपने लक्ष्य के दरवाजे पर थे। रिज के ऊपर लगभग 500 गज दूर जर्मन 15वीं पैंजर डिवीजन 15th पैंजर डिवीजन के सैनिक दहशत और अविश्वास में थे। रात भर की भयंकर बमबारी और फिर अंधेरे में हुए क्रूर हमले ने उन्हें हिला दिया था। उनकी इटालियन सहयोगियों की लाइनें टूट गई थीं, और अब ये भारतीय सैनिक उनकी मुख्य रक्षा पंक्ति रुवेसत रिज के ठीक नीचे थे। एक जर्मन मेजर जो एक पैंजर आवी टैंक के बुर्ज टरेट से दूरबीन से देख रहा था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वे यहां कैसे पहुंच गए? उसने अपने रेडियो ऑपरेटर से पूछा।
बारूदी सुरंगें, हमारी मशीन गनें उन्हें रोक क्यों नहीं पाईं? लेकिन सोचने का समय नहीं था। अगर इन भारतीय सैनिकों ने रिज पर कब्जा कर लिया तो वे रोमेल की पूरी रक्षा पंक्ति के पीछे पहुंच जाएंगे। यह एक आपदा होगी। सभी टैंक तैयार, मेजर ने आदेश दिया। पंजर ग्रेनेडियर्स, आगे बढ़ो। हमें उन्हें रिज से नीचे खदेड़ना है, अभी। सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ा और फिर वे आए। रिज के ऊपर से धूल का बादल उठा और उसके पीछे से निकले जर्मन पैंजर ट्राई और पैंजर आईवी टैंक अपने इंजन घर जाते हुए सीधे भारतीय पोजीशनों की ओर ढलान से नीचे उतरने लगे। उनके पीछे पीछे अनुभवी पैंजर ग्रेनेडियर्स दौड़ रहे थे। उनकी MP40 सबमशीन गनें तैयार थीं। यह वह क्षण था जिसका भारतीय सैनिकों को डर था। वे पैदल सेना थे। उनके पास टैंकों का मुकाबला करने के लिए बहुत कम हथियार थे। उनकी अपनी ब्रिटिश टैंक ब्रिगेडें अभी भी बारूदी सुरंगों के रास्ते बनाने में पीछे फंसी हुई थीं। वे अकेले थे। एंटी टैंक गनें फायर, भारतीय बटालियन कमांडर चिल्लाया। छिपी हुई पोजीशनों से भारतीय 6 पाउंडर एंटी टैंक गनें 6 पाउंडर एंटी टैंक गन्स गरज उठीं। उनके गोले पैंजरों से टकराए, कुछ रिकोशे कर गए। एक पैंजर थ्राई के ट्रैक टूट गए। वह असहाय होकर रुक गया, लेकिन बाकी आते रहे। पैंजरों ने जवाब दिया। उनकी 17 पेनरिनम तोपों ने एंटी टैंक गन पोजीशनों पर हाई एक्सप्लोसिव HE गोले दागे। एक सीधा हिट और गन और उसका क्रू गायब हो गए। मशीन गन की गोलियां अब भारतीय खाइयों पर बरस रही थीं। पैंजर ग्रेनेडियर्स करीब आ रहे थे, फायर करते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए। स्थिति हताश करने वाली लग रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक भागे नहीं। वे अपनी खाइयों में डटे रहे। उन्होंने अपनी राइफलों और ब्रेन गनों से फायर किया। उनके 2 इंच मोर्टार्स ने पैंजर ग्रेनेडियर्स के बीच गोले बरसाए। और फिर बॉयज एंटी टैंक राइफल्स गरज उठीं। वे पैंजरों के मोटे सामने के कवच को भेद नहीं सकती थीं, लेकिन वे उनके ट्रैक को नुकसान पहुंचा सकती थीं, उनके ऑप्टिक्स को तोड़ सकती थीं, या अगर वे काफी करीब आ जाएं तो साइड के पतले कवच में घुस सकती थीं। हवलदार गजे घाले। हालांकि उनका प्रसिद्ध VC एक्शन बाद में बर्मा में हुआ था, यहां उनकी जैसी वीरता आम थी। एक गोरखा NCO ने देखा कि एक पैंजर IV उनकी खाई के बहुत करीब आ रहा है। उसकी मशीन गन उनके साथियों पर कहर बरपा रही है। उन्होंने अपनी बॉयज राइफल उठाई, निशाना साधा और टैंक के व्यूपोर्ट पर फायर किया। शीशा टूट गया, टैंक अंधा हो गया और थोड़ा पीछे हट गया। कहीं और सिख सैनिकों ने स्टिकी बॉम्ब्स, एक प्रकार का चिपकने वाला एंटी टैंक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। वे अपनी खाइयों से बाहर निकले, दौड़कर पैंजरों तक पहुंचे और इन खतरनाक बमों को उनके पतले साइड कवच पर चिपका दिया और फिर वापस कूद गए। एक भयानक विस्फोट और एक और पैंजर रुक गया, उसमें आग लग गई। यह एक क्रूर नज़दीकी लड़ाई थी, टैंकों और पैदल सेना के बीच, स्टील और मांस के बीच। जर्मन कमांडर हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय पैदल सेना उनके टैंकों के हमले के सामने बिखर जाएगी, लेकिन वे लड़ रहे थे। वे पीछे नहीं हट रहे थे, वे नुकसान पहुंचा रहे थे। उनकी दृढ़ता, उनकी जिद अविश्वसनीय थी। ऊपर से ब्रिटिश RAF के बमवर्षक और लड़ाकू बमवर्षक भी अब मदद के लिए आ गए थे। जर्मन टैंकों और तोपखानों पर बम और रॉकेट गिरा रहे थे। मित्र देशों की वायुसेना का प्रभुत्व यहां एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर रहा था। घंटों तक लड़ाई चलती रही। रिज के ढलानों पर लाशें बिछ गईं, भारतीय, जर्मन, इटालियन। जले हुए टैंकों का काला धुआं आसमान में उठ रहा था। लेकिन शाम तक जर्मन जवाबी हमला विफल हो गया था। वे रिज पर कब्जा नहीं कर पाए थे। 4थी भारतीय डिवीजन ने अपनी जमीन पकड़ DDH रखी थी। उन्होंने रोमेल की लाइन के दिल में एक कील ठोंक दी थी और वे उसे निकालने वाले नहीं थे। यह जीत बहुत महंगी थी। डिवीजन ने रात और दिन की लड़ाई में भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने वह कर दिखाया था जो पहले असंभव माना जाता था। उन्होंने शैतान के बगीचों को पार किया था और उन्होंने अफ्रीका कोर के पैंजरों का सामना किया था और वे जीते थे। बर्लिन में बैठे एक्सिस कमांडर
और फील्ड मार्शल रोमेल खुद, जब उन्हें खबर मिली, स्तब्ध थे। उनकी अजेय रेगिस्तानी सेना एल अलामीन में भारतीय सैनिकों द्वारा रोकी जा रही थी। यह उस लड़ाई का पहला संकेत था जो उत्तरी अफ्रीका में युद्ध का रुख पलटने वाली थी, और उस मोड़ के केंद्र में रेड ईगल डिवीजन का अदम्य साहस था। 25 अक्टूबर 4 नवंबर 1942 एल अलामीन रुवैसत रिज पर जर्मन जवाबी हमले, जर्मन काउंटर अटैक को विफल करना एक बड़ी सामरिक जीत थी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले 10 दिनों तक एल अलामीन का युद्ध क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे हिंसक और खूनी जगहों में से एक बना रहा। पूर्वी भारतीय डिवीजन, 4th इंडियन डिवीजन ने रिज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन वे लगातार जर्मन तोपखाने, आर्टिलरी, मोर्टार फायर और स्नाइपर्स के निशाने पर थे। रात में जर्मन पैंजर ग्रेनेडियर्स फिर से घुसपैठ करने और खोई हुई जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते। दिन में सूरज की बेरहम गर्मी और लगातार उड़ती धूल ने सैनिकों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। पानी और रसद सप्लाईज की कमी हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि सप्लाई लाइनें अभी भी दुश्मन की नज़रों में थीं। लेकिन अब स्थिति बदल रही थी। 4थी भारतीय डिवीज़न ने रोमेल की रक्षा पंक्ति में जो सेंध लगाई थी, वह अब चौड़ी होती जा रही थी। जनरल मॉन्टगोमरी ने अपनी योजना के अगले चरण ऑपरेशन सुपरचार्ज को शुरू कर दिया था। दक्षिण में न्यूजीलैंड डिवीज़न और ब्रिटिश आर्मी आर्मर्ड डिवीज़न डेजर्ट रैट्स ने भी दुश्मन की लाइनों को तोड़ दिया था। अब मॉन्टगोमरी के पास रोमेल की सेना को घेरने और नष्ट करने का मौका था। 4थी भारतीय डिवीज़न को अब एक नया काम सौंपा गया। आगे बढ़ो और दुश्मन को पीछे हटने से रोको। उन्होंने रिज से नीचे उतरकर पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, इटालियन और जर्मन सैनिकों को खदेड़ते हुए, मशीन गन पोस्टों पर कब्जा करते हुए और कैदियों को पकड़ते हुए। लड़ाई अभी भी भयंकर थी, लेकिन अब दुश्मन का प्रतिरोध टूट रहा था। हफ्तों की लगातार लड़ाई, सप्लाई की कमी और मित्र देशों की जबरदस्त हवाई श्रेष्ठता, एयर सुपीरियॉरिटी ने अफ्रीका कोर्प्स और इटालियन सेना को तोड़ दिया था। उनके टैंकों का ईंधन खत्म हो रहा था, उनके पास गोला बारूद कम था, उनका मनोबल गिर चुका था। फील्ड मार्शल रोमेल, जो बीमारी की छुट्टी से वापस मोर्चे पर आ चुके थे, स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। उनकी सेना विनाश के कगार पर थी। उन्होंने हिटलर से पीछे हटने की इजाज़त मांगी, लेकिन हिटलर ने आदेश दिया, अपनी जगह पर डटे रहो, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। लेकिन रोमेल जानते थे कि यह आत्महत्या होगी। 2 नवंबर को स्थिति असहनीय हो गई। मॉन्टगोमरी के टैंकों ने उनकी लाइनों को पूरी तरह से भेद दिया था। रोमेल ने हिटलर के आदेश की अवहेलना की और अपनी बची खुची सेना को पश्चिम की ओर, लीबिया की तरफ पीछे हटने का आदेश दिया। यह एल अलामीन की लड़ाई का अंत था। यह उत्तरी अफ्रीका में युद्ध का निर्णायक मोड़ था। 4थी भारतीय डिवीज़न उन इकाइयों में से थी जिन्होंने इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लड़ाई के सबसे कठिन चरण, रात में शैतान के बगीचों, डेविल्स गार्डन्स को पार करना और रोमेल की मुख्य रक्षा पंक्ति पर कब्जा करना को अंजाम दिया था। उन्होंने जर्मन पैंजरों के जवाबी हमले का सामना किया था और उसे विफल कर दिया था। उनकी दृढ़ता, उनका साहस और रात में लड़ने की उनकी अद्वितीय क्षमता ने एक्सिस कमांडरों को शॉक्ड कर दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वे न केवल इटालियन सेना, बल्कि जर्मन अफ्रीका कोर जैसी एलीट सेना का भी मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। एल अलामीन की जीत की खबर दुनिया भर में फैली। लंदन में चर्च की घंटियां बजाई गईं। यह मित्र राष्ट्रों के लिए पहली बड़ी ज़मीनी जीत थी जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया। विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध रूप से कहा, एल अलामीन से पहले हमने कभी कोई जीत हासिल नहीं की थी। एल अलामीन के बाद हमने कभी कोई हार नहीं झेली। और इस ऐतिहासिक जीत की नींव में 4थी भारतीय डिवीज़न के हजारों सैनिकों का खून और पसीना था। मानसिंह जैसे सिपाही, नामदेव जाधव जैसे नायक और वे अनगिनत गुमनाम योद्धा जिन्होंने शैतान के बगीचों में अपनी जान दे दी।
उनकी विरासत सिर्फ एल अलामीन के रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं रही। 4ठी भारतीय डिवीज़न ने आगे चलकर सिसिली और इटली में भी उतनी ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मोंटे कैसीनो जैसे युद्ध क्षेत्रों पर अपना नाम कमाया। वे रेड ईगल डिवीज़न थे। वे भारत के बेटे थे और उन्होंने एल अलामीन में दुनिया को दिखाया कि जब वे लड़ने पर आते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। रोमेल की अफ्रीका कोर भी नहीं।